हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, आप स्क्रीन पर एक विज्ञापन देख रहे हैं। विज्ञापन की संख्या क्या है? 5/2024। यह विज्ञापन बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन में हम लोग देख पा रहे हैं 4 तरह की रिक्तियां हैं। 4 तरह के पदों के लिए रिक्तियां यहाँ पर बताई गई है। कौन कौन से ये पद है? पुस्तकालय सहायक है, उर्दू अनुवादक है, उर्दू सहायक और अंग्रेजी हिंदी अनुवादक के पदों के लिए रिक्तियां हैं। फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हिंदी अंग्रेजी अनुवादक परीक्षा के बारे में। किस तरह की बातें की गई है, इसकी अर्हता क्या है, इसकी परीक्षा किस तरह की होनी है, अर्थात परीक्षा का प्रारूप किस तरह का रहने वाला है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और आपको इस परीक्षा के लिए तैयारी किस तरह से करना चाहिए। फ्रेंड, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि जो आवेदन करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वह 29 नवंबर 2024 अर्थात आवेदन अब आप दे सकते हैं। 29/11/2024 से ही पोर्टल खुल चुका है। अब आप आवेदन दे सकते हैं अपने चहेते पद के लिए और अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है 13 दिसंबर 2024 और शुल्क भुगतान करने की तिथि 15 दिसंबर 2024। फ्रेंड, इन सभी तरह की जानकारी आप ये जो मैं विज्ञापन के माध्यम से आपको इस परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ वो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप वहाँ से आवेदन भी दे सकते हैं। कौन सा एड्रेस है? www.vidhansabha.bih.nic.in। इस वेब एड्रेस पर जाएंगे और वहाँ पर आप अपने चहेते पद के लिए आवेदन या पंजीकरण जरूर करें। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है वेतन क्या रहने वाला है। जितने भी पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो पुस्तकालय सहायक हो, उर्दू अनुवादक हो, उर्दू सहायक हो या अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के लिए हो, इसका जो वेतन का स्तर है, जो पे लेवल है वह 7वां है। अर्थात आपकी सैलरी काफ़ी ल्यूक्रेटिव रहने वाली है, काफ़ी आकर्षक सैलरी आपकी आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी रह सकती है और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको भत्ते भी प्राप्त होंगे। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोगों को जानना है वह है कि जितने भी पद यहाँ पर बताए गए हैं उन पदों के लिए में कितनी रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर पुस्तकालय सहायक के लिए 2 रिक्तियाँ हैं, उर्दू अनुवादक के लिए 1 रिक्ति है, उर्दू सहायक के लिए 2 रिक्तियाँ हैं और अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के लिए 2 रिक्तियाँ हैं। हम लोग हिंदी अंग्रेजी अनुवादक के लिए बात करें तो एक जो पद है वह यूआर कैटेगरी के लिए अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए है और एक जो पद है वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। वैकेंसी काफ़ी कम है लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अनुवादक परीक्षा अलग अलग विभागों के अनुवादक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी अपना ज्ञान आजमाना चाहिए। अपनी मेहनत के बदौलत आप हो सकता है कि इस परीक्षा में आप अंतिम रूप से चयनित हो भी जाएं। यहाँ पर यह नोट करने वाली बात है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अभी 2 पद है या जो भी पद यहाँ पर जिस किसी भी पद के लिए यहाँ पर जो बताया गया है हो सकता है कि उसकी संख्या बढ़ जाए। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। फ्रेंड, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करते हैं हम लोग हिंदी अंग्रेजी अनुवादक की, तो यहाँ हम लोग पढ़ने पर यह जानते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि प्राप्त की हुई हो, अगर हिंदी में वह ऑनर्स रखा हुआ है या हिंदी उनका कोर विषय है तो अंग्रेजी भी एक विषय के रूप में स्नातक में रहना है। यदि कोई भी अभ्यर्थी अंग्रेजी में ऑनर्स रखा हुआ हो या अंग्रेजी
में कोर विषय उनका रहा हो तो हिंदी एक विषय के रूप में उनके स्नातक स्तर में एक विषय होना चाहिए। काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, आप सीधा विधानसभा में कार्य करने के लिए आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इस बॉक्स में कुछ विशेष तरह की बातें देखने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। वो क्या है? वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, रिक्तियाँ हैं, सारे पदों के लिए अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। बस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें बॉक्स जो दिया गया रहेगा उसमें टिक आउट मार्क लगाना है। और जो भी अधिक पद के लिए आवेदन करेंगे उनको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक यहाँ पर सकारात्मक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण की। जहाँ तक आरक्षण की बात है, हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह राज्य स्तरीय रिक्तियाँ हैं और ऐसी स्थिति में जो बिहार राज्य से आते हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। हम लोग वो जो आरक्षण कहाँ पाएंगे? तो उम्र में, है ना, उम्र सीमा में हम लोग पाते हैं। फिर भी यहाँ हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यह है और यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो यूआर कैटेगरी से आते हैं अर्थात अनारक्षित वर्ग से आते हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र यहाँ पर निर्धारित की गई है वह 37 वर्ष है। और जो ओबीसी है, एससी है, उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया। जो महिला जो है और वह अनारक्षित वर्ग से आती है उनके लिए भी 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। काफ़ी अच्छा है। राज्य स्तरीय जो वैकेंसीज़ होते हैं उसके लिए यदि आप जाते हैं तो उम्र में काफ़ी आपको छूट प्राप्त होती है। हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र स्तरीय जो भी वैकेंसीज़ होती है उसमें 30-32 इसी तरह की उम्र सीमा उसमें रहती है। और कई सारे अभ्यर्थी को ऐसे होते हैं जो अपने एज को लेकर के काफ़ी अब नेगेटिव हो चुके हैं क्योंकि उनका एज अब एक्सपायर हो चुका है। तो उनके लिए इस तरह की जो राज्य स्तरीय वैकेंसीज़ होते हैं उनको मौका देती है कि आप निराश ना हो, आप का उम्र काफ़ी हो चुका है तो भी आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है कुछ पदों के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो एसटी है, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर हम लोग जो महत्वपूर्ण बात हम लोग देख रहे हैं इस विज्ञापन में वह है कि परीक्षा की पद्धति क्या होनी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा की पद्धति जान लेना बहुत ज़रूरी है अर्हता के बाद। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा जो होने वाली है वह 2 चरणों में होगी। 2 चरणों अर्थात पीटी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और फिर दूसरा मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह ऑफलाइन ही होगी। यहाँ पर सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला नहीं है। आपको OMR पत्र मिलेगा, उत्तर पत्रक मिलेगा, आपको बस रंगना है वहाँ पर। इसके बाद फिर यदि देखते हैं कि आपका चयन इसमें हो जाता है, पीटी में आप क्वालिफाई करते हैं, तब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस का जो पैटर्न रहने वाला है वह वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है वो उसका प्रारूप किस तरह का रहने वाला है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए जो अवधि रखी गई है वह 2 घंटे की रखी गई है। और कितने प्रश्न आपको मिलने वाले हैं? 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और परीक्षा में 100 प्रश्न जो रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। और इस तरह से आपको 100 प्रश्न के लिए 400 अंकों का परीक्षा देना होगा। और देखिए, एक अगर कोई गलती करते, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कोई गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, ये तो सामान्य सी बात है।
अब हम लोग जान लेते हैं कि पीटी में अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन विषयों पर परीक्षा ली जाने वाली है। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वह है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न मतलब 160 अंकों का रहेगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित पर आधारित प्रश्न कितने रहेंगे? 30 रहेंगे, और 30 कहने का मतलब 120 अंक का यह हो जाएगा। इसके बाद मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार अर्थात रीजनिंग पर 30 प्रश्न रहने वाले हैं, और 30 प्रश्न के लिए 120 अंक यहाँ पर रहने वाला है, निर्धारित किया गया है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 100 प्रश्नों के लिए 400 अंक का परीक्षा आपको देना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ ही चुके हैं। इसके बाद फिर आरक्षण वगैरह की बात किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि हम लोग अब बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रहने वाला है, किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से इसमें सेक्शंस होंगे जिस पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन से संबंधित आपके कौन कौन से प्रश्न रहने वाले, किस तरह के इसमें समसामयिक विषय पर आधारित, करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं, उससे प्रश्न आपको कहाँ किस सेक्शन में मिलेगा? सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मिलेगा। फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित अर्थात मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड साइंस में, जनरल साइंस में कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़ना है? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थात सब चीज़ आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर। ऐसे अभ्यर्थी जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, गणित और रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए पीटी पास करना ज़्यादा समस्या नहीं रहने वाला। अर्थात जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पीटी की परीक्षा आसान रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए भी यहाँ पर सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। स्टूडेंट्स को लेने की जो अनुपात होगा वो किस तरह का रहेगा? 10 गुना होगा, है ना। 10 गुना की संख्या में मान लिया जाए कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, आवेदन डालते हैं 1000, है ना। तो 1000 जो डालते हैं तो उसमें चयन कितना होगा, है ना। जितना रिक्तियां होगा, जैसे कि 2 रिक्तियां हैं अनुवादक पद के लिए, तो 20 कैंडिडेट्स का चयन होगा। ठीक है, 20 कैंडिडेट्स का चयन होगा उसमें, और वे 20 कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर यही स्पष्ट कर दिया गया है। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। देखिएगा, वही आवेदन से आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं, आपको अलग से आवेदन देने होंगे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, और इसके लिए शुल्क भी आपको देने होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रश्न का यहाँ पर विज्ञापन में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। इस कारण से हम लोग मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखिएगा, यही सिलेबस मुख्य परीक्षा के लिए रहने वाला है। क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंक के होने वाले हैं, और अवधि कितने? 2 घंटे की रहने वाली है। और इस प्रथम पत्र में जो 100 अंक की परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे की अवधि रहने वाली है, उसमें किस तरह के प्रश्न रहेंगे? हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित 50 अंक होंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 50 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और इसमें क्या पूछे जाएंगे? निबंध पूछे जाएंगे, पत्र लेखन होगा, व्याकरण से संबंधित वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, वाक्य विन्यास से संबंधित प्रश्न वहाँ पर देखने के लिए प्राप्त होंगे। संक्षेपण भी आपका आ सकता है वहाँ पर, और इस तरह से 50 अंक का पेपर 1 की परीक्षा रहने वाली है। वो भी इसमें हम लोग सेक्शन में यदि बांटते हैं ए और बी में, तो ए सेक्शन में इतना हम लोग देखते हैं
हिंदी भाषा, और वही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान से पर आधारित जो प्रश्न रहने वाले हैं वे भी वही है। अंग्रेजी में कोई निबंध लिखना होगा, फिर लेटर लिखना होगा, वे ग्रामर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न रहेंगे, प्रेसी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है। और जो द्वितीय पत्र है, सेकंड पेपर है, वह भी 100 अंक का ही रहने वाला है, और जो अवधि रहने वाला है वो भी 2 घंटे का है। ठीक है। इस पेपर में, इस द्वितीय पत्र में क्या क्या चीज़ें रहेंगे यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद रहने वाला है, अर्थात अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद रहने वाला। मुझे लगता है कि 2 पैसेजेस आपको प्राप्त होंगे, 50 अंक का हिंदी से अंग्रेजी, 50 अंक का अंग्रेजी से हिंदी पर आधारित 2 पैसेजेस आपको प्राप्त होने वाले हैं, और उसका आपको अनुवाद करना है। इसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त होंगे, और उत्तर पुस्तिका में लिख करके आपको फिर वहीं पर जमा कर देने होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस परीक्षा से संबंधित हम लोग विज्ञापन में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी जाना, और साथ ही साथ इसके पाठ्यक्रम के बारे में जाना कि किस तरह का पाठ्यक्रम आपको फॉलो करना है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। शुभकामनाएं।